वेलकम स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ पिछली क्लासेस में जो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे उनको आपने सॉल्व किया होगा और जो हमारे द्वारा आंसर राइटिंग भी आपको करवाई जा रही है। आशा करता हूँ आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा और आपको उससे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब मेंस परीक्षा की बात जो आती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चंस है हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनके मॉडल आंसर्स क्या हो सकते हैं या इनको किस प्रकार से जो है सॉल्व किया जा सकता था। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है एनालाइज द कंसेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एनश्राइन्ड इन आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 में निहित विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण की अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिए। अब इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन जो है 2023 का जो मेंस हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आर्टिकल 14 के बारे में ही इसी प्रकार से एक डिटेल जो है वो पूछी गई थी। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आमतौर पर यही होता है कि यार इसका आंसर कैसे किया जाए, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है तो राइट टू इक्वालिटी है, फिर हम उसमें पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें क्या है तो राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये चीज़ें उसमें दी है। अब जब ये चीज़ें हमसे और भी डिटेल में पूछ लिया जाता है कि भाई आप इसको एनालाइज कीजिए या आप बताइए कि ये इन चीज़ों का क्या मतलब हो सकता है, तब थोड़ी सी परेशानी जो है स्टूडेंट्स को होती है। तो आमतौर पर जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब इसमें आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखिए कि भाई आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अब इसमें अगर आपको पता है कि एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है रूल ऑफ लॉ का, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर इसमें आप एक एक करके दोनों चीज़ों को समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर आप बताएंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसमें बताया जाता है कि भाई किसी के भी मतलब जो भी लोग हैं वो सभी एक बराबर होंगे विधि की नज़रों में, या जो लॉ है उसकी नज़रों में सभी लोग जो हैं बराबर होंगे। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसी प्रकार से आप इसमें समझा सकते हैं और फिर नीचे एक कंक्लूजन आप इसमें दे सकते हैं कि भाई ये जो आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम हार्ट ऑफ द इंडियन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका हार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए जो है बराबर प्रोटेक्शन की बात करता है या सभी मतलब इक्वालिटी की बात करता है और बताता है कि भाई किसी के भी प्रकार का जो है भेदभाव किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो मॉडल आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो ये आपने एक इंट्रोडक्शन की तरह आपका यहाँ पर काम करेगा, जिसमें आपने बता दिया कि भाई ये जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करता है। फिर आप बताएंगे कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से लिया गया है और ये बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है तथा किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और फिर आप इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो बता सकते हैं कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो वो लिया गया है और इसमें बताया जाता है कि इक्वल ट्रीटमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्वल लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार एवं समान कानून के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करता है। और फिर आप मैंने जैसा आपको बताया वैसा आप इसमें बता सकते हैं कि भाई एवी डाइसी का ये कॉन्सेप्ट है और ये आर्टिकल 14 जो है सिविल लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को जो है वो इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट ऑफ ए नेगेटिव नेचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट सच राइट्स। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के सोल्यूशन में देखा कि वहाँ पर हमने एक बात की थी कि जो भाई पहला कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल जो आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं, उनमें भी कई सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि नेगेटिव नेचर के हैं और उन्हीं के बारे में इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आप टैकल करें तो आप अपना जो नॉलेज है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर काम आएगी, क्योंकि किसी भी किताब में इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन अलग से नहीं दिया होगा कि भाई ये जो हैं ये पॉजिटिव राइट्स हैं और ये जो हैं नेगेटिव जो राइट्स हैं वो इस प्रकार से कहीं पे भी नहीं दिए गए हैं। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा दी जाती है कि भाई पॉजिटिव राइट्स कौन से होते हैं और नेगेटिव राइट्स कौन से होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो ध्यान दें, सबसे पहले तो आप इसमें बताने की कोशिश करें इंट्रोडक्शन में कि नेगेटिव राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं या नकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार कौन से हो सकते हैं। इसको आप समझाइए कि भाई नेगेटिव राइट्स वो होते हैं जो किसी को कुछ काम करने से रोकते हैं या किसी को रिफ्रेन करते हैं, वो क्या होते हैं, नेगेटिव राइट्स होते हैं। और फिर आप उनकी लिस्ट जो है वो बता सकते हैं कि भाई आर्टिकल 14 जो है वो बताता है कि किसी प्रकार का कानून की नज़रों में किसी से भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 भी इसी प्रकार से लोगों को रोकता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप जो भी नेगेटिव राइट्स आपको याद आ रहे हैं वो आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं।
जैसे इसमें आप शुरुआत में ऐसे लिख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए नेगेटिव नेचर आर दोज दैट लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट एंड रिस्ट्रेन द स्टेट फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस रादर देन डायरेक्टिंग इट टू डू समथिंग। यानी भारतीय संविधान के नकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार वे हैं जो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं और राज्य को किसी कार्य को करने से रोकते हैं, रिफ्रेन करते हैं। अब इसमें आप जो लिस्ट है वो पूरी दे सकते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 1, 16, 2, 18, 1, 20, 22, 28 ये सारी आपने एक लिस्ट बता दी। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने केवल जो है लिख दिया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, उसके बारे में आप चीज़ बताइए और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि वो नेगेटिव राइट क्यों है। वो अगर आप इसमें एक्सप्लेन करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे और जो कंप्लीट आंसर होगा वो तभी फॉर्मुलेट हो पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है देखते हैं। आर दीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम जस्टिफाइड, प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो हमें दी हुई है और रेस्ट्रिक्शन किस पे, तो राइट टू फ्रीडम जो है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें दी गई हैं और पूछा है कि क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, और अगर जस्टिफाइड है या नहीं है तो हमें उसके लिए एक रीजन देना है। यानी स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित है, अपने जवाब के पक्ष में कारण बताइए। अगर हाँ तो भी कारण बताना है, अगर ना तो भी कारण बताना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ भी सिचुएशन यहाँ पर हमें दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो हमने किताब में पढ़ी है या कोई एग्जाम्पल हमारे जो नोट्स में है वही पूछा जाए। कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा सकता है, कोई भी प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर दी जा सकती है। तो आपको जो आर्टिकल हमारा 19 है, जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रकार की फ्रीडम जो है हमें दी गई है, या फ्रीडम के ऊपर अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं तो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस है। फिर आपको उसका जस्टिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगे हैं। ये हमारी नेशनल यूनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, या हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको बचाने के लिए लगे हैं, या जो वेरियस रीजंस हैं वो सारे भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है Indian citizens are required to obtain permission to visit certain border areas for security reasons। तो अब आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लगाने की कोशिश कीजिए और उसमें बताइए कि भाई ये आर्टिकल 19 के कौन से भाग में। सबसे पहले तो हमें ये दिया गया है कि हम जो है पूरे देश में फ्रीली कहीं पे भी हम घूम सकते हैं, या हमारा जो पैसेज है वो फ्री कहीं पे भी हो सकता है। तो आप बताइए कि आर्टिकल 19 का कौन सा भाग है वो वहाँ पर दिया जाता है, और फिर आप बताइए कि इसकी जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कौन कौन सी है, वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ इसी वजह से ये जो हमारा पॉइंट है ये जस्टिफाई है। सेकंड, हमसे पूछा है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स आउटसाइडर्स आर नॉट परमिटेड टू परचेज प्रॉपर्टी इन सर्टेन एरियाज। ये भी हम जानते हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं, या कुछ ऐसे अनटच्ड एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है और प्रॉपर्टी परचेज करने की भी अनुमति नहीं होती है। तो उसको भी आप बताइए कि भाई कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो हमें ये फ्रीडम देता है कि हम कहीं पे भी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर पाए, या कहीं पे भी हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो शुरू कर सकें, और फिर उसके कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। और फिर थर्ड जो है वो है कि द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ बैन ऑन अ बुक दैट कुड पोटेंशियली हार्म द रूलिंग पार्टी इन द अपकमिंग इलेक्शंस। यानी शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध अगर आप जब भी आप पढ़ेंगे या जैसे आपने पढ़ लिया होगा तो आपको ये स्टेटमेंट देख के समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार का कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ नहीं करता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नहीं सर, ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ये बिल्कुल भी गलत है, ये रीजनेबल नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शंस जो है हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई भी हमारी जो एक्सप्रेशन है या हमारी बात है वो हम फ्रीली कह पाएँ। तो उसके अंदर हमारी कोई भी बुक है या कोई भी हमारा ऐसा पब्लिकेशन है वो भी उसमें अलाउड होता है। तो ये बात आप इसमें कर दें। इसका जो मॉडल आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है कि राइट टू फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज्ड अपॉन इट इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें आप बता दें कि भाई सोसाइटी के इंटरेस्ट में इसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है, तो सबसे पहले ए की बात कर ली, फिर हमने बी की बात कर ली, और फिर हमने सी की बात कर ली कि जो वो है वो अनजस्टिफाइड है, नहीं, यानी कि ये एक अनुचित रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाया गया है। इसको आप अच्छे से रीड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बताया है कि हाउ डज द राइट टू फ्रीडम हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग अ सेक्युलर स्टेट सिस्टम इन इंडिया, एक्सप्लेन। किस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था प्रतिष्ठापित करने में मदद करता है, व्याख्या कीजिए। तो
तो अब इसमें आप बताइए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है और इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाने में कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमें रिलीजियस फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। फिर आप इसमें बताइए कि उस राइट्स के कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमें ये फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप आर्टिकल 25 के बारे में बात कीजिए, आप 26, 27, 28 के बारे में बात कीजिए, और उनकी जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने आंसर में आप ज़रूर ऐड कीजिए। जैसे इसका आंसर जो होगा उसमें आप लिखेंगे कि इन इंडिया द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल्स 25 to 28 सर्व्स एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द सेक्युलर स्टेट सिस्टम। इसमें आप सेक्युलर स्टेट के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है एक लाइन में। फिर नेक्स्ट आप जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25 के बारे में आपने बता दिया, आर्टिकल 27 के बारे में आपने बता दिया, और आर्टिकल 28 के बारे में आपने बता दिया। आप इसमें आर्टिकल 26 के बारे में बता सकते हैं, और इस प्रकार से आप अपना आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि ये 5 मार्कर एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यानी हमें इसका आंसर जो है वो 50 वर्ड्स में हमें इसका आंसर देना है। पर जब हम देखते हैं कि इसमें पूछा क्या है और इसका कंटेंट हमारे पास कितना है, तो हम पाएंगे कि हमारे पास में कम से कम 4-5 पेज जो है इसके कंटेंट के बारे में अवेलेबल होते हैं। तो अब यहाँ हमारा जो दिमाग है वो एक डिलेमा में पड़ जाता है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें इंक्लूड करें हमारा आंसर में, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली इसमें इंक्लूड करनी ज़रूरी है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़रूरी अगर हम इंक्लूड नहीं भी करें तो भी हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए जो आपको फंडामेंटल राइट्स हैं उसके सिग्निफिकेंस, हालांकि कई सारे नोट्स हैं, हमारी बुक्स हैं, उनमें ये बिल्कुल साफ तौर पर दिया है, पर इसमें अगर आप अपना एक इंसाइट डालेंगे, इसमें आप अगर हमारा एग्जाम्पल्स भी डालेंगे, जैसे आपने कुछ पॉइंट लिखा मान लीजिए, और फिर अगर आपने उसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया, जैसे आपने इसमें बता दिया कि भाई ये हमें जो है इक्वालिटी की बात करता है फॉर एग्जाम्पल, और आपने इसमें बता दिया कि भाई इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 के अंदर हमें दी गई है, तो ये आप इसमें बता सकते हैं। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल डालने की कोशिश कीजिए कि आप उसमें एक एग्जाम्पल डालें, और ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसमें आप जितने ज़्यादा अपना जो है पॉइंट्स डालेंगे, जितना डाइवर्सिफाई करेंगे, जितने आप इसमें अलग अलग अपने अप्रोचेस ओपन करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे सीधा सोचने को बैठेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स याद आ जाए, पर आप जब इसको पॉइंट वाइज चलेंगे, आप इसमें बताएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें दी गई है, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद आता चला जाएगा। और आप जब इसको आर्टिकल वाइज देखने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम्पल भी आसानी से बनेंगे, और इसका जो आंसर है वो बहुत ही अच्छा आंसर निकल के आएगा। अब इसका जो मॉडल आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपने एक्सप्लेन किया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि एक बैलेंस बनाते हैं किसके बीच में, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड पावर ऑफ द स्टेट, यानी व्यक्ति की गरिमा और राज्य की शक्तियों के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। फिर आपने बता दिया कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमॉन्ग माइनॉरिटीज। अब इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और आगे भी आप देख लीजिए, दीज राइट्स आर जस्टिफाइबल, यानी इनका अगर किसी का हनन होता है तो वो सीधे कोर्ट में जा सकता है। By curbing the arbitrariness of the legislature and the executive, they safeguard the rule of law। अभी जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ को जो एस्टेब्लिश करने की बात करता है वो भी फंडामेंटल राइट्स करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, और लास्ट में ये जो है ये एक कंक्लूजन की तरह काम करेगा कि दीज राइट्स रिप्रेजेंट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पेविंग द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी इन इंडिया। इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, यानी मौलिक अधिकार न्याय संगत है, कथन की व्याख्या कीजिए। अभी हमने पिछले आंसर जो था उसमें भी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल होते हैं। आप सभी को पता होगा कि जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जब भी ऐसा आंसर फॉर्मुलेट करें तो उसमें इंट्रोडक्शन में हम यही ध्यान रखें कि हम बताएं कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल कैसे हैं। तो आप उसमें एक्सप्लेन करें कि भाई फंडामेंटल राइट अगर किसी व्यक्ति है या कोई सिटीजन है, उसका फंडामेंटल राइट अगर वॉइड होता है तो वो उसके बचाने के लिए या वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा कोर्ट की मदद ले सकता है। यही जो है वो जस्टिसिएबल का मतलब है। फिर आप इसमें आर्टिकल्स भी मेंशन करें कि भाई आर्टिकल 32 में हमें रिट्स का प्रोविजन है, आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की भी बात करता है और फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की भी बात करता है।
इस तरीके से आप अपना आंसर फॉर्मुलेट करें। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द जस्टिसिएबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट्स देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स एंडाउइंग देम विद लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी इंडिविजुअल, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप इसमें ये चीज़ें इस प्रकार की स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करें कि गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल, क्योंकि जब हम रिट्स पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि जो रिट्स हैं वो अगर गवर्नमेंट एंटिटी ने उनका किसी का हनन किया है तो भी, और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी किसी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका अगर हनन किया गया है तो वो उसको प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो इंडिविजुअल सिटीजन्स में अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ देयर प्रोटेक्शन। फर्दरमोर इट इज मैंडेटरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू हियर सच पिटिशंस, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये फाउंडेशन लगा दी गई है। फिर आप इस तरीके की बातें कर सकते हैं कि ये हैबियस कॉर्पस की जो रिट है, या आप आर्टिकल 32 लिख के उसमें पांचों रिट जो है ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं कि भाई ये अलग अलग रिट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल बनाती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको। फिर आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो है वो प्रोहिबिट करता है कि ऐसा कोई लॉ अगर बनाया जाए, यानी जो जुडिशियल रिव्यू वाली बात है कि ऐसा कोई लॉ जो इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट से तो वो वॉइड हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 15 मार्कर 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है 10 मार्कर का, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सोमनाथ लहिरी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सोमनाथ लहिरी के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी, वो हमें यहाँ पर दी गई है। I feel that many of these fundamental rights have been framed from the point of view of a police constable. You will find that very minimum rights have been conceded and are almost invariably followed by a proviso. Almost every article is followed by a proviso which takes away the rights almost completely. What should be our conception of fundamental rights? We want to incorporate every one of those rights which our people want to get. Do you agree with him? If yes, give instance to prove it. If not, give arguments against the position. यानी एक हमें यहाँ पर लाइन दी गई है, एक हमें स्टेटमेंट दिया गया है, मैं वापस हिंदी में भी पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे लगता है कि इनमें से कई मौलिक अधिकार एक पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। आप पाएंगे कि बहुत ही कम अधिकार दिए गए हैं और उनके साथ लगभग हमेशा कोई ना कोई परंतुक जुड़ा होता है। लगभग हर अनुच्छेद के साथ एक परंतुक जुड़ा है जो उस अधिकार को लगभग पूरी तरीके से छीन लेती है। मौलिक अधिकारों के बारे में हमारी क्या सोच होनी चाहिए? हम उन सभी अधिकारों को शामिल करना चाहते हैं जिन्हें हमारे लोग पाना चाहते हैं। क्या आप उनसे सहमत हैं? यदि हाँ तो इसमें साबित करने के लिए उदाहरण दें, यदि नहीं तो उनके पक्ष में विरुद्ध तर्क दें। यानी यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जिसमें कि सोमनाथ लहिरी कहते हैं कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कई ऐसे राइट्स हैं जो लगता है कि एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिनमें प्रोविजो एक जो है वो दिया गया है, यानी एक परंतुक जो है वो दिया गया है। यानी जिस प्रकार से हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे तो वही बात यहाँ पर की गई है। और फिर हमें बताया गया है कि आप अगर इससे सहमत हैं तो आप अपने तर्क दें, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप इसके विरुद्ध तर्क दें। तो इस प्रकार का जब भी स्टेटमेंट हमारे सामने आता है तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप उसका जो डिमांड क्या है क्वेश्चन की वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अब इसमें आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है, जहां पर आपको ये भी प्रूव करना है कि जो फंडामेंटल राइट के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो ठीक है, और आपको ये भी प्रूव करना है कि जहां पर कुछ ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं जहां पर इसको और बेटर किया जा सकता है। तो आपको दोनों ही यानी हाँ के तर्क भी देने हैं, आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कि कहाँ पर जो है ये ठीक बैठता है, कहाँ पर ये गलत बैठता है, और पहले आप इसको एक्सप्लेन करें। जैसा यहाँ पर दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, हाउएवर दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। यही जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि ये अधिकार पूर्ण नहीं है। सोमनाथ लहिरी's critique underscores the notion that the provisos attached to these rights effectively serves an argument to augment the power of state। फिर आपने इसके फेवर में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो वो दे दिए हैं, और इसके अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट आपने यहाँ पर दे दिए हैं, और फिर आपने एंड में जो है अपना इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें खास तौर से जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, क्या हम ऐसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करें, क्या हम ऐसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट रहें। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आपको ये स्टेटमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर लग रही है या कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वो उस चीज़ को प्रूव करता है, अगर वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो वो खास तौर पर ठीक ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे जो नेशन बिल्डर्स जिनको हम कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, और इसमें अगर ऐसी कोई चीज़ भी है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ठीक कर दी जाती है।
तो हम कोशिश यही करें कि ज़्यादातर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के समान चलते हुए हमारा जो आंसर है वो फॉर्मुलेट करें। तो आप इसमें बता सकते हैं कि रिगार्डिंग द पोटेंशियल फॉर स्टेट अब्यूज आर लेजिटिमेट, दीज रेस्ट्रिक्शन रिमेन इंडिस्पेंसिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम विद इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, अल्टीमेटली द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दीज राइट्स हिंजेस अपॉन द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन एंड विजिलेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आपने यहाँ पे जुडिशरी की भी बात कर दी कि भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर होती है तो इनका जो इफेक्टिवनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से आप अपना आंसर फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें। अगर आपको इनके बारे में कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।